हेलो एंड वेलकम टू ज्यूरिसर्च यूट्यूब चैनल। आज से यूजीसी नेट एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं एंड जो लॉ सब्जेक्ट है वो कंडक्ट होगा ऑन 16 जून सेकेंड शिफ्ट। हेंस जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन मैंने टॉट लॉ का PYQs कंपाइल करके बनाया है इस वीडियो में। सो डू वॉच दिस टिल एंड। So the first question, that which of the following statement or statements is or are correct? Give the correct answer by using the quotes given below. So आप देख सकते हैं कि हमारे सामने चार स्टेटमेंट है एंड कोड्स में कॉम्बिनेशन बनाया गया है स्टेटमेंट्स का. यू कैन ऑल्सो पॉज दिस वीडियो एंड try to choose the correct answer. So let us see the statements one by one. तो देखिए जो स्टेटमेंट ए है वो क्या कहता है, that tort is a civil wrong for which remedy is a common law action. Yes, it's true. Statement B कहता है that tort is exclusively a breach of contract or breach of trust. No. अगर आप सालमन का डेफिनेशन आपको याद होगा और आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्टेटमेंट ए और बी सालमन के डेफिनेशन से ही बनाया गया है, according to which statement A is completely correct, but statement B is basically tort is not exclusively a breach of contract or breach of trust. Right? So statement B आपका गलत है. Statement C है आपका that tort is an infringement of a right in rem of a private individual. Yes, it is true. ये Fraser के definition से लिया गया है. Then last one is tort is violation of a legal duty owed to people generally for maintenance of law and order. This is also wrong क्योंकि basically जो tort होता है it is basically involves breach of duty which is being primarily fixed by the law, और वो जो ड्यूटी होती इट इज़ बेसिकली टूवर्ड्स अ पर्सन. राइट, सो अकॉर्डिंगली आपका स्टेटमेंट डी भी गलत है. हेंस स्टेटमेंट ए एंड सी आर द करेक्ट वन. अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, that which of the following is correctly matched in relation to the defenses of tort of defamation. tort of defamation भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा. देख सकते हैं हम लोग दैट इट इज़ एक्चुअली द क्वेश्चन रिलेटेड टू द मैच ऑफ द फॉलोइंग, जहाँ पे एक तरफ डिफेंसेस दिए गए हैं और नेक्स्ट कॉलम में उसके एक्सप्लेनेशन दिए हैं. वी हैव टू चूज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन. सो लेट अस सी कि जो डिफेमेशन के डिफेंसेस दिए गए हैं कितना इनका एक्सप्लेनेशन करेक्ट है. फेयर कमेंट का एक्सप्लेनेशन दिया है दैट इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट रादर देन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन. नो, इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. ये इसने उल्टा कर दिया है यहाँ पे. So fair comment is basically expression of opinion, not statement of fact. Second है आपका absolute privilege. Absolute privilege का देखते हैं क्या है. It is the statements made by the members of either house of parliament in the house or outside the house. तो ये भी आपका आधा सही है. राइट, सो absolute privilege तभी अवेलेबल होगी members of parliament के जब inside house स्टेटमेंट दिया गया है. अगर हाउस के बाहर आप कर रहे हो, पार्लियामेंट हाउस के बाहर, तो ऑफकोर्स दिस प्रिविलेज इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट यू. थर्ड है आपका जस्टिफिकेशन बाय ट्रुथ. इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि दैट इट इज इनफ इफ द स्टेटमेंट इज सब्सटैंशियली ट्रू एंड मे नॉट बी मैथमेटिकली एक्यूरेट. यस, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है. सो देखिए डिफेमेशन सूट में ट्रुथ को पूरा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट इन इट्स इंटायरिटी. अगर सब्सटैंशियल ट्रुथ है इट्स कम्प्लीटली इनफ. Then last है आपका consent, that plaintiff hasn't consented to the publication of defamatory words by the defendant. तो ये भी गलत एक्सप्लेनेशन है. सो देखिए कंसेंट जो पर्सन है who has been defamed, ठीक है, वो कंप्लीट डिफेंस माना जाता है. राइट, सो दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफेंसेस टू defamation. So accordingly option number 3, which is justification by truth, is your correct answer. Next question is that which of the following cases is not related to remoteness of damage. So out of the given options we have to choose the correct answer. So देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा. राइट, कभी कभी रीड करते टाइम क्वेश्चन नॉट जो टर्म है वो स्किप हो जाता है. राइट, सो आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा. सो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को चूज करना है वो केस विच इज़ नॉट रिलेटेड टू रिमोटनेस ऑफ डैमेज. ओके, सो देखिए जो आपका पहला ऑप्शन है विच इज़ स्कॉट वर्सेस शेफर्ड, ये आपका रिमोटनेस ऑफ डैमेज से रिलेटेड है.
सेकेंड इज आर्बिट्रेशन बिटवीन पॉलमिस एंड फर्नेस, ये भी आपका रिमोटनेस ऑफ डैमेज है. सिरोस वर्सेस मूरेक, it is actually related to the absolute privilege. So hence accordingly option number 3 is your correct answer. Next question. When two motorists coming from opposite direction in their cars collide with each other and in the process they injure seriously a person who was standing on the roadside, the two motorists are whether they will be considered as an independent tortfeasor या participate in contributory negligence या two negligent person or joint tortfeasor. Okay, so out of the given option you have to choose the correct one. सो आइए पहले जानते हैं कि जो ऑप्शंस में टॉर्ट दिए गए हैं उनका मतलब क्या है. तो देखिए, इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स किन्हें कहा जाता है, जब दो या दो लोगों से ज़्यादा सिंगल एक्ट आई मीन इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं, उनका एक्ट इंडिपेंडेंट है नहीं, एक दूसरे से मतलब है, लेकिन उनके एक्ट की वजह से एक सिंगल डैमेज हो रहा है, राइट, कॉमन डैमेज हो रहा है, देन those persons will be known as independent tort feasors. All right. सेकेंड आता है आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में प्लेंटिफ अपनी ही लॉस के लिए, अपनी ही डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफेंस अवेलेबल अंडर नेग्लिजेंस, राइट, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. नेक्स्ट आता है आपका टॉर्ट फीसर्स, जहाँ पे दो या दो लोगों से ज़्यादा मिल के किसी दूसरे पर्सन को, किसी नेक्स्ट पर्सन को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को जॉइंट टॉर्ट फीसर्स कहा जाएगा. सो जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि दैट टू मोटरिस्ट दे वर कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, सो उनका जो एक्ट था दे वर इंडिपेंडेंट, वो पहले से ही प्री डिटरमिन्ड नहीं था, but their independent acts are causing damage to single person, right? So this will be considered, the two motorists will be considered to be an independent tortfeasors. Now next question, that following are the good defenses to an action in tort. So we have got four name of defenses, and out of which we have to choose the correct combination of defenses. सो देखिए, बेसिकली 8 जनरल डिफेंसेस अवेलेबल हैं अंडर टॉर्ट लॉ, ओके, जिनमें कि पहला आता है आपका वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, जिसे कि हम लोग डिफेंस ऑफ कंसेंट भी कहते हैं. दूसरा है रॉन्ग डूअर व्हेन रॉन्ग डूअर इज प्लेंटिव. थर्ड इज इनएविटेबल एक्सीडेंट. फोर्थ इज एक्ट ऑफ गॉड. फिफ्थ इज प्राइवेट डिफेंस. सिक्स्थ इज मिस्टेक. सेवेंथ इज नेसेसिटी. एंड लास्ट वन इज योर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. So accordingly, आपका option number A, which is act of God, B and C, these are the correct option, and accordingly, option number 4 is the correct answer. Next question: that which of the following is or are exceptions to the rule of strict liability recognized by Brylant versus Fletcher? Okay. Now the first one is dependent default, second is act of God, third is consent of third party, and fourth is statutory authority. So out of the given option, you have to choose the correct combination of defenses which is been available under rule of strict liability. So देखिए, strict liability के अंडर 5 डिफेंसेस आते हैं, राइट. फर्स्ट वन इज प्लेंटिव्स ओन डिफॉल्ट, सेकंड इज एक्ट ऑफ गॉड, थर्ड इज कंसेंट ऑफ प्लेंटिव, फोर्थ इज एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, एंड द लास्ट वन इज योर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. सो अकॉर्डिंगली अगर आप चेक करेंगे गिवन ऑप्शंस में, तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4 आर द करेक्ट वन, एंड अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ पिजन होल थ्योरी. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है एंड काफ़ी सिंपल थ्योरी है, एंड इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछ लिए जाते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में. सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन यू हैव टू चूज द करेक्ट वन. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. इट्स साल्मंड हु बेसिकली प्रोपाउंडेड द पिजन होल थ्योरी, जिनके हिसाब से जो टॉट होता है इट इज़ बेसिकली लॉ ऑफ टॉट्स, टॉट विद एस, एंड विनफील्ड के हिसाब से टॉट था लॉ ऑफ टॉट. There was no S in tort, right? Now heading to the last question. मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एक तरफ केस लॉज दिए गए हैं और नेक्स्ट उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, राइट. सो यू हैव टू चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन.
सो आइए देखते हैं कौन कौन से केसेस हैं. सो आवर फर्स्ट केस इज जॉन्स वर्सेस बॉयज. सो दिस केस इज बेसिकली रिलेटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टरनेटिव डेंजर. इसे डिलेमा प्रिंसिपल भी कहा जाता है. सो ये प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है समझ लेते हैं. तो देखिए, व्हेन अ सिचुएशन अराइजेस जहाँ पे प्लेंटिफ इमिनेंट डेंजर में फंस जाता है, किसकी वजह से? डिफेंडेंट की वजह से. एंड जस्ट टू अवॉइड दैट डेंजर, जो प्लेंटिफ है ही बेसिकली सफर्स अ इंजरी. सो ऐसे सिचुएशन में द डिफेंडेंट विल बी हेल्ड लाइबल. ऑलराइट. सेकेंड केस इज स्कॉट वर्सेस शेफर्ड. इसे स्क्विब केस भी कहा जाता है. स्क्विब का मतलब होता है पटाखा. ये वही केस था कि जिसमें एक बंदे ने भीड़ में पटाखा डाल दिया था, पटाखा फेंक दिया था बेसिकली. सो दिस केस इज बेसिकली रिलेटेड टू द रिमूवमेंट ऑफ डैमेजेस. थर्ड है आपका AH होडबा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. सो इस केस में क्या हुआ था कि एक डॉक्टर था, उसने अपने पेशेंट के सर्जरी उसने परफॉर्म किया था, और सर्जरी परफॉर्म करते टाइम उसके बॉडी में उसने टॉवल छोड़ दिया था. सो दिस केस इज बेसिकली रिलेटेड टू द मेडिकल नेग्लिजेंस, राइट. लास्ट वन इज विक्टोरियन रेलवे कमिश्नर वर्सेस Holders or Cowders, and it is related to the nervous shock. So accordingly, आपका option number 3 is your correct answer. So these were all previous year questions related to the tort law, right? अगर आपको कोई भी suggestion चाहिए regarding UGC NET exam या regarding any other subjects which has been covered under the UGC NET exam, you can ask under the comment section box. And thank you for watching this video. Please don't forget to like and share this video with your friends, and do not forget to subscribe to Research channel to get the further updates.